गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है अनुवांशिकी, जिसमें हम चर्चा करेंगे। अनुवांशिकी, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन इसकी क्या होगी। अनुवांशिकी की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों एवं अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता और अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं, जिनका जन्म 1822 को ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। 1822 ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नामक शहर में। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रयोग किया था अनुवांशिकी पर, अनुवांशिक लक्षणों पर। आइए सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, जो माता पिता से संतानों में चले जाते हैं, माता से संतानों में या पिता से संतानों में, या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तथा उस प्रक्रिया को जिसके माध्यम से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वह क्रिया जिसके माध्यम से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, इसे हेरिडिटी कहते हैं। परंतु एक ही माता पिता की सभी संतानों में, एक ही माता पिता की सभी संतानों में कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन होता है, विविधता होती है। इसे हम आनुवंशिक विभिन्नता या आनुवंशिक विविधता कहते हैं। इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है जो कारक, अनुवांशिक लक्षणों के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है, उसे जीन कहते हैं। जीन अनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी डीएनए का सबसे छोटा पार्ट है। डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिस पर किसी भी अनुवांशिक लक्षणों के लिए कोड पाए जाते हैं, उसे हम जीन कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। डब्ल्यू बेटसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके अलावा जीन सभी प्रकार के लक्षण, चाहे वो आनुवंशिक हो या ना हो, उसके लिए जिम्मेदार होता है। सभी लक्षण जो जीव मात्र में पाए जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है जीन। डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है। अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिकता के लिए, इसके अध्ययन के लिए मेंडल ने सबसे पहले चयन किया था मटर के पौधे का। मटर के पौधे का चयन मेंडल ने किया। गार्डन उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम पाइशम शैटिवम होता है, ये फेवेसी फैमिली का प्लांट है। बैक्सिलरी स्टिवेशन पाया जाता है इसमें, जिसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव है, क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं पाता है। जब तक कि आप कृत्रिम कराएंगे नहीं, तब तक पर परागण होने की संभावना नहीं होती है। मटर के पौधे का चयन मेंडल ने पाइशम शैटिवम उद्यान मटर का चयन किया। मेंडल के द्वारा उद्यान मटर के चयन के निम्न कारण थे। सबसे पहला कारण जो है, जो प्रमुख कारण था, वो ये था कि उद्यान मटर यानी मटर का जो पौधा है, उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। तो जब तक आप कराएंगे नहीं, तब तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना नहीं है, और आपके इच्छा के अनुसार ही विविधता अगली पीढ़ी में आएगी।
स्वपरागण होगा तो मूलभूत लक्षण ही अगली जनरेशन में जाएंगे। जब तक आप क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे नहीं तब तक लक्षण में कोई वेरिएशन आएगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण था, पहला कारण था जिसके लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा जो कारण था वो ये था कि सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। मटर के पौधे में सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। आनुवंशिक विविधता से तात्पर्य है सबसे ज्यादा जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण की जो विभिन्नता है उसकी तुलनात्मक लक्षण है वो सबसे ज्यादा मटर में थी। तीसरा जो कारण था मटर के पौधे के चयन का वो ये था कि सबसे जल्दी अगली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हो जाते थे। 3 से 4 महीने में अगली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हो जाएंगे मेंडल ने, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। और इसी के साथ एक कारण और था कि मटर के पौधे की सबसे कम रख रखाव की जरूरत होती है, ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा इसमें पानी खाद इन सब चीजों को ज्यादा नहीं देना पड़ता, तो बहुत कम रख रखाव में जल्दी से इसकी जनरेशन प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा आनुवंशिक वेरिएशन होता है और प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। यही एक कुछ प्रमुख कारण थे जिसके लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब आइए देखते हैं कि मटर के पौधे में उन्होंने कौन कौन से लक्षण और उसके तुलनात्मक लक्षण, कौन कौन से गुण और उसके तुलनात्मक लक्षण। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 गुण और उनके 7 तुलनात्मक प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का चयन किया। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण अभी हम जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तब आगे आपको बताएंगे प्रभावी लक्षण कौन से हैं, अप्रभावी लक्षण कौन से हैं। गुण क्या है आइए देखते हैं कौन कौन से गुण उन्होंने चयन किया था। 7 गुण और उसके प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का चयन किया था। सबसे पहले था तने की लंबाई। तने की लंबाई, तने की लंबाई का मतलब पौधे की लंबाई। तने की लंबाई के लिए अगर तना लंबा हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन शुद्ध पौधा है और तना लंबा हो रहा है तो वो प्रभावी लक्षण है। अगर तना बौना हो रहा है तो वो अप्रभावी लक्षण है। दूसरा था पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, अगर जनरेशन टू जनरेशन पुष्प में बैंगनी कलर आ रहा है, बैंगनी रंग के पुष्प हो रहे हैं और अगली पीढ़ी में भी बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त हो रहे हैं तो वो शुद्ध प्रभावी लक्षण था। और अगर पुष्प सफेद रंग के हो रहे हैं, मटर में आप देखते हैं 2 प्रकार के पुष्प आपको दिखाई देते हैं, बैंगनी सफेद, ज्यादातर सफेद दिखाई देता है अप्रभावी लक्षण, और प्रभावी लक्षण F1 जनरेशन में क्यों दिखाई देता है। तीसरा था बीज का आकार। बीज का आकार, बीज का आकार अगर गोल है, पूरी तरीके से गोल है बीज तो वो प्रभावी लक्षण है, और अगर झुर्रीदार है, झुर्रियां पड़ गई हैं बीज में तो वो अप्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार का मतलब बाहर की शेप इस तरीके से होगी, पूरी तरीके से गोल नहीं होगा। तीसरा था और चौथा था बीज पत्र का रंग। बीज पत्र यानी कि मटर में जो दाल पाई जाती है, बीज पत्र का रंग, उसके रंग की बात करेंगे। आप देखते हैं कुछ दाल, ज्यादातर दालें पीली होती हैं, कुछ एक आध हरी रहती है बीच में। अगर पीला है बीज पत्र का रंग तो प्रभावी लक्षण है, अगर हरा है तो अप्रभावी लक्षण है। पांचवा था फली का रंग, जो फली लगती है, फल जो लगता है मटर के पौधे में, उसका रंग अगर हरा है तो प्रभावी लक्षण है, अगर पीला हो जा रहा है तो अप्रभावी लक्षण है। छठा था फली का आकार। फली का आकार, फली के आकार से तात्पर्य है उस मटर के जो फल है उसके आकार से। अगर फूली हुई है पूरी तरीके से, उसमें मटर के दाने भरे हुए हैं तो वो प्रभावी है। अगर संकीर्ण है, बीच बीच में दाने कम है तो अप्रभावी है। सातवां जो लक्षण था वो था फल या फूल की स्थिति। फल या फूल की स्थिति, स्थिति का तात्पर्य है फल और फूल लग रहा है। अगर कक्षस्थ है, कक्षस्थ फूल लग रहे हैं, यानी कि इस तरीके से हर कक्ष में फूल उग रहे हैं ऐसे, तो ये प्रभावी लक्षण है। अगर शीर्षस्थ है तो अप्रभावी लक्षण है। शीर्षस्थ का मतलब केवल शीर्ष पे, मटर के शीर्ष पे फूल लगे। कभी कभी आप देखते हैं तो शीर्ष पे फूल लगता है, नहीं तो हर कक्ष में फूल लगते हैं। अगर हर कक्ष में फूल लग रहा है तो प्रभावी लक्षण है। केवल शीर्ष
जो मेंडल ने चयनित किया और 7 गुण के प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण थे। अब आइए मेंडल के द्वारा यूज किए गए टर्म को समझते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या थी मेंडल की, इसको समझते हैं। कौन कौन से टर्म उन्होंने यूज किया था अपने प्रयोग में। मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे, 3 नियम दिया था। उसको पढ़ने से पहले टर्म समझते हैं क्या है। कुछ टर्म जो मेंडल ने यूज किया था उसको समझते हैं। बिना टर्म पढ़े आप आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कक्षा 10 के बेसिस पे टर्म को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं टर्म कौन कौन से थे। सबसे पहला आइए देखते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को हमने पीछे वीडियो में बताया ये क्या है। अनुवांशिक लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिक लक्षण आप जान रहे हैं क्या है। ऐसे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में चले जाते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। आगे एक टर्म मिलेगा आपको प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या है ये टर्म आपको वहां मिलेगा। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि जब आप 2 शुद्ध नर और माता के बीच संकरण कराते हैं तो जो लक्षण यौवन पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा, 2 शुद्ध युग्मकी पौधों के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कराएंगे तो यौवन जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच अगर आप संकरण कराते हैं तो यौवन जनरेशन में पहली पीढ़ी में केवल बौने पौधे ही उगेंगे, तो इसका मतलब लंबे पौधे ही उगेंगे, तो इसका मतलब लंबा होना जो है वो प्रभावी लक्षण है। दूसरा है अप्रभावी लक्षण। इसी के आगे अगला टर्म है अप्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो यौवन पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं बल्कि यौवन पीढ़ी में दिखाई देते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे पौधे का बौना होना। अगला आएगा संकर क्या है। संकर या संकरण, जब 2 अलग अलग जाति के नर और मादा के बीच हाइब्रिडाइजेशन यानी उनके मिलने की क्रिया संकरण कहलाती है। 2 अलग अलग जातियों के नर या मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया संकरण कहलाती है तथा इससे उत्पन्न जीव जाति संकर जाति कहलाती है। जैसे लंबा पौधा शुद्ध युग्मकी है, बौना पौधा शुद्ध युग्मकी है, इसके बीच संकर कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, संकरण कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो लंबा पौधा उगेगा परंतु ये संकर रहेगा और इस क्रिया को संकरण कहते हैं। और इस जाति को संकर जाति यानी ये संकर लंबा होगा, शुद्ध लंबा नहीं रहेगा। तीसरा जो टर्म है वो है दृश्य रूप, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिनोटाइप यानी दृश्य रूप। दृश्य रूप प्रकटन क्या है। जब 2 युग्मकों के बीच संकरण कराने पर संतति पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी ऐसे अनुवांशिक लक्षण जिसे आप आंखों से देख सकते हैं दृश्य रूप प्रकटन कहलाते हैं। ऐसे अनुवांशिक लक्षण जिसको आप आंखों से देख सकते हैं दृश्य रूप यानी फिनोटाइप कहलाता है। उदाहरण के लिए समझे, कोई लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, इसके बीच संकरण हुआ, सभी पौधे लंबे हुए। अब हमें आंखों से दिखाई दे रहा कि पौधे कैसे हुए हैं, लंबे हुए हैं। यानी ये जो लंबाई है जो दिखाई दे रही है वो दृश्य रूप प्रकटन है। फिनोटाइप जो है वो किसी भी पौधे का जो आनुवांशिक लक्षण जिसको हम देख सकते हैं वो फिनोटाइप कहलाता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है किसी भी आनुवांशिक लक्षण जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हो उसके लिए जो जिम्मेदार जीन है, जीन जोड़ी है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी आनुवांशिक लक्षण जो दिखाई दे रहा हो दृश्य रूप प्रकटन हो गया, उसके लिए जो जिम्मेदार जीन है वो जीनोटाइप कहलाता है। जैसे लंबे होने के लिए जिम्मेदार जीन मेंडल ने यूज किया कैप्टरिटी, बौने पौधे के लिए स्मार्टी, संकर लंबे के लिए कैप्टरिटी स्मार्टी, ये भी एक फिनोटाइप है। बट ये संकर है, ये शुद्ध युग्मकी है,
ये फिनोटाइप और जीनोटाइप है। अगला जो टर्म है वो एलील है। एलील या एलिलोमार्फ, बहुत बार एक नंबर में कक्षा 10 में ये पूछा गया है, एलील किसे कहते हैं? एलील या एलिलोमार्फ किसी भी आनुवांशिक लक्षण के लिए तुलनात्मक जीन जोड़ियों को, विपरीत या तुलनात्मक किसी भी आनुवांशिक लक्षण के लिए तुलनात्मक जीन जोड़ी को एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी लंबे होने का है, स्मॉल टी बौने होने का है, कैपिटल आर रेड फ्लावर के लिए है, स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर के लिए। यानी किसी भी आनुवांशिक लक्षण, एक ही जाति के आनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक जीन जोड़ियों को, जीन कारकों को हम एलील कहते हैं या एलिलोमार्फ कहते हैं। अगला टर्म क्या है? आप एक एक टर्म को ध्यान से उसकी डिफिनेशन समझें, याद करें। प्रत्येक टर्म आपके लिए जरूरी है। बिना टर्म पढ़े आप मेंडल के नियमों को अच्छे से याद नहीं कर सकते। जितनी शब्दावली हम आपको बता रहे हैं इसको आपको याद करने की जरूरत है। अगला टर्म है समयुग्मजी, समयुग्मजी जिसे हम होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस समयुग्मजी। ये क्या है? किसी भी आनुवांशिक लक्षण के लिए जो प्रयुक्त जीन है, आप सीधी भाषा में कह सकते हैं किसी भी दृश्य रूप के लिए, दृश्य रूप लक्षण के लिए जो प्रयुक्त जीन है, वो अगर दोनों जीन एक ही लक्षण की है तो वो समयुग्मजी जीन होता है। जैसे कैपिटल टी, दोनों जीन कैपिटल टी जो जीन जोड़ी है, ये इसमें जीन जोड़ी में दोनों जीन समान लक्षण की, दोनों लंबाई की, ये समयुग्मजी जीन है। जैसे स्मॉल टी, दोनों बौने होने की जीन है, दोनों स्मॉल टी है, तो इस जीन जोड़ी में इसके दृश्य रूप प्रकटन के लिए ये जो है समयुग्मजी जीन हो जाएगी। इसी प्रकार विषमयुग्मजी रहेगा। विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी जीन क्या है? हेटेरोजाइगस जीन, हेटेरोजाइगस। जब किसी दृश्य रूप प्रकटन के लिए जिस जीन जोड़ी का उपयोग किया जा रहा है उसमें दोनों जीन तुलनात्मक लक्षण की, तो उसे हम विषमयुग्मजी जीन कहते हैं। ज्यादातर ये संकर होती है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। वास्तव में ये लंबे होने का जीन है, परंतु एक जीन प्रभावी है, दूसरी अप्रभावी। इस जीन जोड़ी में एक प्रभावी है, दूसरी अप्रभावी है। ये लंबे होने का ही जीन, लेकिन दोनों जीन अलग अलग है, तुलनात्मक है, इसलिए इसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। इस प्रकार यह टर्म आपका समाप्त हुआ। टर्म आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंडल के प्रयोग, जिसमें मेंडल का हम आपको दो प्रयोग बताएंगे। पहला है एक गुण संकरण प्रयोग, एक गुण संकरण प्रयोग। इसमें से दो रूल उन्होंने निकाला था, और दूसरा था द्विगुण संकरण प्रयोग। इसमें से एक रूल निकाला था। इन दोनों नियमों की व्याख्या करेंगे। एक गुण संकरण प्रयोग, दो गुण संकरण प्रयोग। एक गुण संकरण प्रयोग से उन्होंने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दिया था। द्विगुण संकरण प्रयोग से उन्होंने स्वतंत्र विभजन का नियम दिया था। इस दोनों प्रयोगों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप आज तक पढ़ाए गए इस पूरे टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करें, ताकि हमें ये दोनों प्रयोग पढ़ने में कोई समस्या ना आए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कल।